हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। राहुल, जतिन, भरत और दीपक ये चारों दोस्त शहर में काम की तलाश से आए हुए थे। अपने गांव से शहर में आकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो ये सब शहर में ही कोई काम की तलाश में हैं ताकि शहर में ही शिफ्ट हो सके। एक कंपनी में चारों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। राहुल के तीनों दोस्तों का इंटरव्यू हो चुका था और राहुल अभी बचा हुआ है। जैसे ही राहुल कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, बॉस राहुल से बात करता है और राहुल से प्रभावित हो जाता है और अंत में कहता है, राहुल, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप हमारी कंपनी में काम करें। राहुल के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और बॉस से बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपनी कंपनी के काबिल समझा। राहुल अब थोड़ा मायूस होकर बॉस से कहता है कि लेकिन मेरे दोस्त, यह कहकर चुप हो जाता है। तभी बॉस बोलते हैं, आप अपने दोस्तों को भी अंदर लेकर आइए। राहुल अपने दोस्तों को अंदर ले आता है और बॉस राहुल के दोस्तों से कहता है, मैं राहुल के बयान पर आप सभी को अपनी कंपनी में ले रहा हूँ, क्योंकि राहुल का स्वभाव और काम के लिए अच्छी लगन है। मैं चाहता हूं कि वही लगन आप सब में भी हो। राहुल के दोस्त बोलते हैं, सर आज से यही होगा। बॉस राहुल से बोलता है, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? राहुल बोलता है, सर अब हम लोग रूम की तलाश करेंगे। बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देता हूँ। मैं शहर के बाहर एक बंगला खरीदा हूँ, अभी वह खाली है। उसकी देखभाल के लिए वैसे भी मुझे लोगों की ज़रूरत है, तो आप लोग वहीं ठहर जाइए और साथ में मेरे बंगले की देखभाल भी कर लेना। राहुल जवाब देने में सोचता है, पर उसके तीन दोस्त हाँ कर देते हैं। जी सर, हम वहाँ रह भी लेंगे और आपके बंगले की देखभाल भी कर लेंगे। राहुल कंपनी के बाहर आते ही अपने दोस्तों को डांटता है और कहता है, उन्होंने हमें जॉब दी, यही आसान काफ़ी है यार। जतिन सबसे छोटा था और मोटा भी था। वह कहता है, यार समझा कर कोई आसान नहीं किया है। वह चपरासी रखता, उसकी जगह हमको रख लिया। चल अब गुस्सा छोड़, मुझे बहुत भूख लगी है। भरत और दीपक हंसने लगते हैं, देख मोटे को भूख लग रही है। यही हम सोच रहे थे कि हाथी चुप कैसे। जतिन बोलता है, तुम लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे सच में भूख लगी है। राहुल भी मुस्कुराते हुए कहता है, चल ठीक है, कुछ खाते हैं, लेकिन बंगले तक पहुंचते हैं, उसके आसपास कोई ढाबा होगा तो वहीं पे खा लेंगे। चारों दोस्त अब बंगले के करीब आ चुके थे, पर उससे पहले उन्हें कोई ढाबा दिखाई देता है। वह वहां जाते हैं और खाना खाने का ऑर्डर देते हैं। एक लड़का उनके लिए खाना लाता है। तभी राहुल उस लड़के से पूछता है, ये छोटू इधर आ। छोटू बोलता है, जी साहब। राय साहब का बंगला यहाँ से कितना और दूर है? छोटू और ढाबे पर बैठे सभी लोग राहुल को देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंगले का नाम सुनकर घबरा गए हों। राहुल एक बार फिर पूछता है। तभी ढाबे का मालिक आता है और गुस्से में राहुल से कहता है, साहब खाना खाने आए हो, खाना खाकर निकल जाओ, उसी में भलाई है, शाम होने वाली है। राहुल और उसके तीन दोस्त खड़े हो जाते हैं और राहुल उस ढाबे वाले से पूछता है, क्या मतलब है शाम होने वाली है? ढाबे का मालिक बोलता है, अपना खाना पैक करवा लो, क्योंकि शाम होते ही ढाबा बंद हो जाता है। राहुल और तीन दोस्त खाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल के मोबाइल पर बॉस ने जो पता भेजा था उसके हिसाब से वह ठीक ही चल रहे थे। जतिन सबसे छोटा था। वह काफ़ी घबराते हुए राहुल से कहता है, यार ढाबे वाला कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बंगले का नाम सुनकर सभी डर गए, कहीं बंगले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? राहुल बोलता है, देख जतिन, परेशान मत हो यार, सारा वहम दूर हो जाएगा, एक बार पहुंचने दे। वह चारों दोस्त उस बंगले तक पहुंच जाते हैं। काफ़ी पुराना बंगला लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं रह रहा था। वह लोग बंगले के गेट तक पहुंच जाते हैं और बंगले के गेट पर कोई लॉक था या नहीं। जैसे ही गेट खोलता है तो बहुत सारी चमगादड़ उनके ऊपर से एकदम से निकलती हैं। राहुल के अलावा सभी डर जाते हैं। राहुल अंदर डरने लगता है।
तभी भरत बोलता है, यार लौट चलते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं, देख पूरा कबाड़ पड़ा है, इसे संभालते संभालते कई वर्षों लग जाएंगे। राहुल तीनों को समझाकर अंदर ले जाता है। वहाँ वे तीनों एक कमरा को साफ करते हैं और उसी में रहने का इंतजाम करते हैं। सबसे पहले उसके कुछ देर बाद वह खाना बनाते हैं और खाना खाकर सोने लगते हैं। आधी रात में जतिन की आँख खुलती है। उसे टॉयलेट लगी थी। वह राहुल को जगाता है पर वह जागता नहीं। जतिन सबको बारी बारी हिलाकर कहता है, ये उठ आप, मुझे टॉयलेट जाना है, मेरे साथ चलो। इसी तरह सभी को जगाता है लेकिन कोई नहीं उठता है। इतने में दीपक बोलता है, छी यार इतना बड़ा हो गया, अभी भी टॉयलेट अकेले नहीं जा सकता। जतिन बोलता है, तू तो जानता है यार, जब भी मैं भूत की फिल्म देखता हूँ तो मेरी पैंट में ही निकल जाती है, ये तो पूरा भूतिया बंगला ही लग रहा है। दीपक कैसे भी करके मान जाता है और जतिन के साथ चल पड़ता है। जतिन और दीपक बंगले में वॉशरूम ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें थोड़ा आगे जाकर वॉशरूम दिख जाता है और दीपक जतिन से कहता है, चल जा जल्दी करके आ। जतिन बोलता है, दीपक चलना यार। दीपक बोलता है, जाता है कि नहीं, दुकान के नीचे खींच के। जतिन वॉशरूम करके वॉशरूम के अंदर शीशे को देखने लगता है। जतिन आईना को देखकर अपने बाल ठीक कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उस आईना में उसका चेहरा दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे ही वो आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाता, वह आईने पर हाथ लेकर जाता है। उसे सामने अपना चेहरा तो नहीं दिखाई देता है, बल्कि आईने में अंधेरा दिख रहा होता है। जब आईने में हाथ लगाता है तो हाथ आईने में न लगकर अंधेरे की तरफ बढ़ जाता है। फिर जतिन को ऐसा लगता है कि जैसे आईने के उस पार कोई खींच रहा है। वह बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी सभी दोस्त भागते हुए जतिन के पास आते हैं। दीपक पास में था तो सबसे पहले ही उसके पास आ जाता है और देखता है कि जतिन बेहोश हो चुका है। राहुल जतिन को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जतिन को होश नहीं आता है। जैसे ही भरत की नज़र जतिन के हाथ पर पड़ी, वह डरते हुए जतिन के हाथ की तरफ इशारा करता है और सभी उसके इशारे की तरफ देखते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। जतिन का हाथ पूरी तरह से चल चुका था। वे लोग जतिन को उठाकर बाहर ले आते हैं। दीपक और भरत राहुल से कहते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दीपक और भरत दोनों कमरे से सामान ले आते हैं और राहुल से निकलने की बात कहकर वे गेट की तरफ ही जा रहे थे। तभी राहुल कहता है, ठहरो, कहाँ जा रहे हो और बाहर जाकर क्या करोगे? वह दीपक से कहता है, तेरी माँ का इलाज चल रहा है और दवा का हॉस्पिटल का बिल खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। और भरत, तेरे बाप पर तो कर्ज है, तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करोगे? दीपक और भरत कहते हैं, हमें जॉब मिली है ना, उससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। तभी राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, कोई जॉब नहीं है हम लोगों के पास। दीपक और भरत हैरान हो जाते हैं यह सुनकर। तभी भरत बोल पड़ता है, क्या मतलब है राहुल, तू हम लोगों से ज़रूर कुछ छुपा रहा है। तब राहुल बोलता है, जिस कंपनी में हम जॉब लेने गए थे, मैं वहाँ झूठ बोलकर तुम लोगों को ले गया था। असली काम यहाँ एक रात ठहरने की डील हुई थी, बॉस और मेरे बीच। तभी दीपक बोलता है, कैसी डील? राहुल बताता है कि बॉस को यह बंगला बेचने की डील मिली क्योंकि यह जगह इतनी खास है कि यहाँ होटल बहुत अच्छा चल सकता है। बॉस इस बंगले को बेचकर 300 करोड़ कमाने वाले हैं, लेकिन यहाँ आसपास यह अफवाह है कि यह बंगला भूतिया है और बॉस उसे झूठा साबित करना चाहता है। तभी बॉस ने हमसे डील की कि अगर हम यहाँ एक रात रुके, हम चारों को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब हम सुबह जिंदा निकले तो डीलर का वहम भी दूर हो जाएगा और सबको 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। दीपक बोलता है, मतलब तूने 4 करोड़ के लिए हम सबकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी? तू रख अपनी डील, हम तो जा रहे हैं। दीपक और भरत जतिन को उठाकर गेट की तरफ बढ़ते हैं और गेट तक पहुंचने के बाद गेट खोलने की कोशिश करते हैं। वह हैरान थे कि जब आए थे तो गेट खुला था, लेकिन अब बंद कैसे? राहुल कहता है, गेट नहीं खुला क्या? मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा करोगे, इसीलिए मैंने डील फाइनल करने के बाद गेट को बाहर से लॉक करवा दिया है। अब जंगल से कौन आएगा गेट खोलने? यह कहकर राहुल भी हंसने लगता है। दीपक और भरत गुस्से से राहुल की तरफ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। राहुल बोलता है, यूँ आपस में लड़कर मरने से अच्छा है कि एक रात यहाँ रुककर अपने आप को भूतिया बंगले से बचाया जाए। दीपक बोलता है, ये पागल हो गया है पैसों के लालच में। तभी भरत दीपक का हाथ पकड़कर जतिन की तरफ इशारा करता है। तब राहुल, दीपक और भरत देखते हैं कि जतिन हवा में होता है। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। जतिन थोड़ी देर हवा में होता है और राहुल जतिन से जतिन कहकर पुकारता रहता है। जब जतिन की आंख खुलती है
जो कि पूरी काली हो चुकी है। यह देख दीपक और भरत डर कर पीछे हट जाते हैं और राहुल जतिन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह जतिन के पास पहुंचता है, तभी जतिन नीचे गिर पड़ता है और दो हाथ पैरों के सहारे जानवर की तरफ बंगले में कहीं अंदर जाने लगता है। दीपक बोलता है, अब क्या करें, अब तो हमारा मरना तय है। तभी राहुल बीच में बोल पड़ता है कि हम बच सकते हैं, बस यहाँ किसी भी चीज़ को वास्तविक और यहाँ होने वाली घटना को नकार दो। दीपक पूछता है, कैसे कह सकते हो तुम? तभी राहुल बोलता है, यहाँ आने से पहले मैं इसके बारे में जानकर आया था कि किसी ने यहाँ रहकर एक वीडियो बनाई थी और वो अभी जिंदा यहाँ से बाहर जा सकता। तभी जतिन की रोने की आवाज़ आती है। वह जोर जोर से रोता है। तभी दीपक बोलता है, हमें उसको ढूंढना चाहिए, वो तकलीफ में है, वो हमारे भरोसे आया था, वो हमसे छोटा भी है। तभी राहुल मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। जतिन की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। इतने में राहुल कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, आवाज़ पर ध्यान मत दो। आवाज़ आना बंद भी हो गई। राहुल, दीपक और भरत वापस उस रूम में चले जाते हैं जहाँ वह सो रहे थे। किसी को नींद नहीं आती है, वह घबराए हुए होते हैं। अब 2 बज चुके थे। राहुल कहता है, अब बस 3 घंटे और फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। आधा घंटा बीतने के बाद रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो दीपक कहता है, शायद जतिन हो। राहुल कहता है, कोई नहीं है बाहर, बिल्कुल शांत हो जाओ, देखो ये अभी वहम दूर हो जाएगा। जतिन बाहर से दीपक का नाम लेकर कहता है, ये दीपक, तुझे तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। जल्दी दरवाज़ा खोल, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और वह गेट के पास रोते हुए दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाता है, मुझे बचा लो दीपक, मुझे बचा लो दीपक। यह आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है। तभी राहुल बोलता है, देख, मैंने कहा था ना, अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। तभी जतिन की आवाज़ काफ़ी तेज चीखने की आती है, जैसे कोई उसे तड़पा तड़पा कर मार रहा है। दीपक को रहा नहीं जाता है और वह गेट खोल देता है और गेट खोलने के बाद वह उधर की तरफ जाने लगता है जहाँ से जतिन की आवाज़ आ रही थी। भरत और राहुल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ सबसे पहले दीपक पहुँच पड़ता है और उसके चीखने की आवाज़ भरत और राहुल को भी सुनाई देती है। दीपक जतिन को देखकर चिल्लाया, क्योंकि तब जतिन अपने जले हुए हाथ को आरी से धीरे धीरे काट रहा होता है। जतिन रोते हुए, दीपक, मुझे पता था तुम आओगे मेरे भाई, यह हाथ मेरा बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने इसे काट दिया। भरत और राहुल की नज़र जतिन के कटे हाथ पर पड़ती है। वह देखकर डर जाते हैं क्योंकि उस कटे हाथ की उंगलियां हिल रही थी, जिससे एक अजीब आवाज़ निकल रही होती है। राहुल पहली दफ़ा यह देखकर डर जाता है और वह वहाँ से भागता है। वह बंगले के गेट पर आकर चिल्लाता है, कोई खोलो भाई, कोई खोलो इस गेट को, खोलो, कोई तो खोलो। राहुल को अपने कंधे पर हाथ रखने का अनुभव होता है और जब उस हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखता है तो वह जतिन का कटा हुआ हाथ रहता है। वह डर जाता है और उस हाथ को अपने कंधे से फेंक देता है। वह हाथ नीचे गिरने के बाद राहुल की तरफ बढ़ता है और राहुल गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। और जैसे ही पीछे हाथ को देखता है तो वहाँ नहीं होता है। उसे अनुभव होता है कि उसके सीने पर वह हाथ है। वह हाथ नीचे गिरने के बाद राहुल की तरफ बढ़ता है और राहुल गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। वह जैसे ही हाथ को देखता है वह वहाँ नहीं होता है। उसे अनुभव होता है कि उसके सीने पर वही हाथ है और राहुल नीचे गिर जाता है और वह हाथ राहुल के सीने को चीरकर अंदर घुस जाता है, उसके दिल को बाहर कर देता है। राहुल की मौत हो जाती है। भरत और दीपक जतिन को लेकर बंगले की छत पर जाते हैं। छत पर पहुंचते ही वह वहाँ बंगले से बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगते हैं। तभी उन्हें एक रस्सी दिखाई देती है। दीपक उस रस्सी को लेकर बांध देता है और उसका दूसरा छोर नीचे कर देता है। अब वह भरत से नीचे उतरने को कहता है। भरत नीचे उतरता है और उसके उतरने के बाद वह जतिन को भी नीचे उतारता है। फिर वह भी नीचे उतर आता है। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन दीपक और जतिन जब नीचे आते हैं तो उन्हें भरत दिखता ही नहीं है। जब उनकी नज़र ऊपर जाती है तो भरत ऊपर था। वह बार बार नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन आ नहीं पाता और पीछे से राहुल आता है और अपने दोनों हाथों से भरत की गर्दन अलग कर देता है। दीपक और जतिन वहाँ से निकलने लगते हैं और पीछे से देखते हैं कि राहुल छत पर से उन्हें देख रहा होता है और भरत बिना गर्दन के ही खड़ा होता है। दीपक को शायद उसकी अच्छाई ने बचाया होगा और जतिन को दीपक के प्यार ने
और भी लोग बंगले से वापस आ जाते हैं। आज भी इस बातों को याद करके दीपक और जतिन की रूह कांपने लगती है। तो कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।